जय हिंद साथियों। आप सभी को इंतजार था कि सर आपने पिछली क्लासों में बोला कि पॉलिटी की आप मैराथन लेके आएंगे, तो जिसका आपको इंतजार था वो पल आ गया। पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन, चाहे वो आपके एनटीपीसी के एग्जाम के हो या फिर कोई और एग्जाम, ग्रुप डी या फिर कोई भी एग्जाम, ये टॉप 100 ऐसे क्वेश्चन है, इनको बोल सकते हो ब्रह्मास्त्र। अगर केवल आपने इतने कायदे से पढ़ लिए, देख लिए, लगवा लिए या लगा लिए हमारे साथ में, तो आप समझ लो आपका बेड़ा पार है। काहे में? तो पॉलिटी विषय में। ठीक है, तो अपनी क्लास शुरू करते हैं और उठाते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आज थोड़ा बड़ी क्लास होने वाली है, क्योंकि पूरी पॉलिटी को हम एक ही क्लास में लेना चाहते थे, तो इस वजह से थोड़ी क्लास आज बड़ी हो सकती है। ठीक है, बोरिंग नहीं होगी, इसके लिए परेशान मत होइएगा, बोरिंग बिल्कुल नहीं होगी, बस थोड़ी सी क्लास बड़ी होगी। ठीक, तो जो आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न क्या है? स्वतंत्र भारत, कलर चेंज कर लें, कलर कर लें ये वाला, ठीक है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? प्रश्न ये है कि स्वतंत्र भारत जो अपना जब देश जो था वो आजाद हुआ था, तो भारत के जो पहले कौन लोकसभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए हुकुम सिंह, ऑप्शन बी राम भगत, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जीवी मावलंकर। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। और इसका जो सही उत्तर होने वाला है हम बता देते हैं, आप लोग अपनी तरफ से प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो ऑप्शन डी सही है, जीवी मावलंकर। ये क्या थे? स्वतंत्र भारत के जब देश आजाद हुआ था, तो ये लोकसभा जो गठित हुई थी उसके ये पहले क्या बने? लोकसभा के अध्यक्ष। तो सर जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब एक और प्रश्न यहीं से जुड़ जाता है कि स्वतंत्र भारत का जो चुनाव हुआ था, सर वो चुनाव कब हुआ था? तो चुनाव हुआ था कब? तो 1952। ठीक है, 1952 में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था पहली बार भारत में, और उस चुनाव में जीत के आई थी पार्टी कौन सी थी? तो कांग्रेस पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी? तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत के आई थी, जिसके प्रधानमंत्री चुने गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और जो लोकसभा के अध्यक्ष जिनको पहली बार चुना गया था वो थे जीवी मावलंकर जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है देखते हैं, मजा आने वाला है आज की क्लास में। केवल अगर आज आपने केवल आज की ही क्लास पूरी कंप्लीट कर ली, हम आपसे गारंटी से कह सकते हैं कि पॉलिटी से इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहने वाला है। केवल ये टॉप 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी पूरी पॉलिटी को यहीं तक कर देंगे। ठीक है, तो इतने में आपका काम हो जाएगा, खासकर एनटीपीसी वाले छात्रों और छात्राओं के लिए। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न जो है अपना क्या है? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बोल सकते हो कि जो भारत में पहली बार संविधान सभा का गठन हुआ था, उसमें जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी बी एन राव जी, या ऑप्शन डी श्री के एम मुंशी जी। तो स्वतंत्र भारत के, बोल सकते हो स्वतंत्र भारत में यहां पर है कि संविधान सभा के प्रथम जो वो प्रथम बोल रहे हैं, सॉरी, संवैधानिक सलाहकार, मतलब बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ठीक है, वो कौन थे? तो ऑप्शन यहां पर जो होने वाला है वो तो हम बताएंगे, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना शुरू कीजिए, तब तक हम आपकी कमेंट बॉक्स भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही सही रिप्लाई कर रहे हैं आप लोग, और इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो क्या है? उत्तर जो सही होने वाला है ऑप्शन सी एकदम सही आंसर है, बी एन राव जी थे, जो कि क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। अब सर जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कैसे हुआ था, किस मिशन के द्वारा हुआ था? तो एक मिशन भारत में आया था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। इसके तहत में भारत को आजादी मिली,
और आजादी मिली, प्लस इसके साथ में यहाँ पर भारत को संविधान बनाने के लिए भी इसमें कह दिया गया कि आप लोग अब अपना संविधान बना सकते हो, एक संविधान सभा का गठन भी कर सकते हो। तो बात करते हैं काहे की, और ये भारत में कब आया था, तो 1946 में आया था, 1946 में आया था। अब अगली बात जो है कि 9 दिसंबर 1946 को ही होता है क्या, कि संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें होता क्या है कि एक अस्थाई सदस्य अस्थाई अध्यक्ष चुने जाते हैं। अस्थाई अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं, तो आपको पता होगा सच्चिदानंद जी। इसके बाद में अगर बात की जाए कि फिर बैठक कब होती है, जस्ट इसके बाद में होती है 11 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें अध्यक्ष चुना जाता है किनको, तो माननीय राजेंद्र बाबूजी को, या फिर बोल सकते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनको क्या चुना जाता है, तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी सदस्य, स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, वो अस्थाई थे और ये स्थायी अध्यक्ष थे। अब अगर आपसे प्रश्न ये भी पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इससे पहले ये क्या थे, तो बिहार में ही जो वर्तमान में राजधानी है बिहार की पटना, वहां जो थी क्या थी, नगर पालिका थी उस टाइम पे, वहां के ये पहले चेयरमैन भी रह चुके थे, अर्थात नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके थे। इसके बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर जी क्या थे, तो आपको पता होगा जो संविधान का प्रारूप बना है, प्रारूप का मतलब जैसा संविधान हमको दिखता है कि कौन सा आर्टिकल कहाँ रखना है, कौन सा संविधान का भाग हमें कहाँ रखना है, इसका रूप कैसा होगा, इसका डिजाइन कैसी होगी इसकी, तो ये सब जो था ये प्रारूप किसने बनाया था, तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी ने बनाया था। इस वजह से ये क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। तो यहां तक आप सभी को हो गया होगा क्लियर। तो चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या है, देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। अब अगर आपसे यह प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित जो नीचे 4 विकल्प हैं, इनमें से जो भारतीय संविधान सभा बनी थी उसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो ऑप्शन ए क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम ए जिन्ना या मोहम्मद अली जिन्ना, या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। तो ये जो 4 विकल्प हैं, जैसा कि अभी हमने पिछले ही प्रश्न में आपको बता दिया था, कौन चुने गए थे, तो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष इनको चुना गया था, कब चुना गया था, तो 11 दिसंबर 1946 को, ठीक। ये प्रश्न भी आपका हो गया। ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, और ये प्रश्न जो टॉप 100 हमने रखा है इसका टाइटल, इसका मतलब यही है कि इतने में से ही आपको प्रश्न या पेपर जो अपना है वो पूरा देखने को मिल जाएगा, काहे का, पॉलिटी का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था, प्रश्न ये है कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और स्थायी अध्यक्ष भी यही थे संविधान सभा के। तो जो इनका चुनाव हुआ था किसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, काहे को लेके, राष्ट्रपति पद को लेके, तो ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन ए है निर्वाचक मंडल द्वारा, ऑप्शन बी है भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन सी है संविधान सभा द्वारा, या ऑप्शन डी है संसद द्वारा। तो जल्दी जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका सही उत्तर क्या है, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। तो जो इसका सही उत्तर होने वाला है वो क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होने वाला है, और वो क्या है,
संविधान सभा द्वारा चुना गया था। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अब अगर बात की जाए वर्तमान में जो राष्ट्रपति का पद है, ये कैसे फिलअप किया जाता है या इनको कैसे चुना जाता है, तो उसके लिए कुछ नहीं सर, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और विधानसभा। क्या? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जिनको वो अपना मत देते हैं और जिनके पास उनका मत ज्यादा होता है वो चुनाव को जीत जाते हैं और वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। सर अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब हम लोगों ने डायरेक्ट चुनाव में भाग नहीं लिया, मतलब जनता डायरेक्ट चुनाव में भाग नहीं लेती है। जनता द्वारा जो चुने गए सेवक होते हैं, जैसे कि लोकसभा के सदस्य जिनको सांसद जी बोलते हैं, वैसे ही राज्यसभा का भी चुनाव होता है, उसमें भी कौन सी प्रणाली होती है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। ठीक है, इसके बाद में विधानसभा के जो सदस्य होते हैं जैसे कि विधायक जी, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब हम लोगों ने डायरेक्ट तो चुना नहीं है उनको, किनको? राष्ट्रपति जी को, तो हम लोगों ने इनडायरेक्टली वे में इनको चुना है, तो इस वजह से इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कह सकते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। जो अगला प्रश्न अपना है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जो भारतीय संविधान है इसकी जो इसमें जो समवर्ती सूची है, कौन सी सूची? समवर्ती सूची है। ये जो धारणा है, ये जो समवर्ती सूची वाला टॉपिक है, ये किस देश से लिया गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बाद में देखेंगे, पहले ऑप्शन देखते हैं। क्या ऑप्शन ए जापान है? क्या ऑप्शन बी कनाडा है? क्या ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया है? या ऑप्शन डी अमेरिका है? तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होने वाला है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। जो सही ऑप्शन इसका होने वाला है वो क्या है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर होने वाला है। अब जापान, तो जापान की जो राजधानी है वो क्या है? आपको पता ही होगा, जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है, अब अगर अपने विकल्प की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो क्या है? बर्न है। इसके बाद में सॉरी बर्न बोल रहे, केनबरा है। ठीक है, इसके बाद में ऑप्शन डी में जो विकल्प दिया गया अमेरिका, तो अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है सर। ठीक है, एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका। लेकिन जिस अमेरिका के लिए हम लोग बोलते हैं या जिस अमेरिका को हम जानते हैं उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूएसए, अर्थात यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप जी वर्तमान में क्या है? तो राष्ट्रपति हैं। तो अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? सर अमेरिका की राजधानी हो जाएगी वाशिंगटन डीसी, अर्थात डिस्ट्रिक्ट ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ये अमेरिका की राजधानी हो गई। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी के जो समवर्ती सूची है इसकी धारणा किस देश से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। सर कितनी सूचियां होती हैं? तो 3 सूचियां होती हैं, याद रखिएगा। कितनी सूचियां होती हैं? सूचियों की संख्या संविधान में 3 है। ठीक है, वो 3 क्या है? एक तो होगी केंद्र सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। अब सर ये होता क्या है सूचियां? मतलब इसमें कुछ विषय रखे गए हैं, जैसे कि अगर बात की जाए शिक्षा, तो शिक्षा कैसा विषय है? तो ये है समवर्ती सूची का विषय, मतलब राज्य भी इस पे नियम कानून बना सकता है और इस पे कुछ योजनाएं बना सकता है, तो और इसके बाद में केंद्र भी बना सकता है। ठीक है, और केंद्र की सूचियां कुछ हैं, राज्य की सूचियां कुछ हैं, तो ये हो गई अपनी सूचियां। ठीक है, 3 प्रकार की होती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 क्या होने वाला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया। मतलब जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना में एक शब्द आया धर्मनिरपेक्ष। मतलब अगर आप लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा होगा तो उसमें क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। बाकी है तो बहुत, याद भी है हमें और हम आपको सुना भी सकते हैं, क्योंकि उसका कोई यहाँ पर मतलब निकलता नहीं है तो सुनाना भी नहीं है। बाकी याद तो सभी को होनी चाहिए। अब ये जो प्रश्न में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ये क्या है, तो इसका मतलब है कि भारत जो है एक देश, इसका कोई भी किसी भी प्रकार से धर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई धर्म नहीं है। अगर सर धर्म नहीं है तो फिर क्या है, तो यहाँ पर एक धर्म चलता है जिसको बोलते हैं मानवता। यहाँ पर ना कोई हिंदू है, मतलब सरकार जो होगी ना हिंदू होगी, ना मुस्लिम होगी, ना ईसाई, ना सिख, ना बौद्ध, ना जैन, कोई भी नहीं होगी। वो होगी सरकार केवल मानवता के कल्याण के लिए कार्य करेगी। ठीक है, किसी धर्म के कल्याण के लिए नहीं। ठीक, अब सर जो ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन से संशोधन द्वारा, या इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, 41वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी 42वां संशोधन। ऑप्शन सी 43वां संशोधन और ऑप्शन डी 44वां संशोधन। तो जल्दी जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा, हम तब तक आपके उत्तर को या आंसर को चेक करते हैं। आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा, क्या इसका उत्तर सही होने वाला है, तो जल्दी से बताइएगा कौन सा उत्तर इसका सही होने वाला है। तो इसका जो उत्तर सही होने वाला है वो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये शब्द जोड़ा गया। अगर आप लोगों ने कभी एनसीईआरटी की बुक उठा के देखा होगा तो पहले ही पेज में प्रस्तावना लिखी होती है। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे तो ऐसे कुछ प्रस्तावना लिखी होगी, जस्ट नीचे नोट पॉइंट ऐसे लिखा होता है, और उस नोट पॉइंट में ये जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द, अखंडता, ऐसे कुछ शब्द जो बाद में जोड़े गए यहाँ नोट पॉइंट के तौर पे लिखे होते हैं, और संविधान संशोधन भी लिखा होता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक, यहां तक क्लियर। सर अब ये संशोधन क्या होता है, संशोधन ये होता है कि संविधान में समय समय के हिसाब से कुछ चीजों को अपडेट किया जाता है, और जनता की मांग के अनुसार में कुछ चीजें जोड़ी भी जाती हैं और हटाई भी जाती हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संशोधन, या इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि संविधान में ये संशोधन वाला जो प्रावधान है किस आर्टिकल या अनुच्छेद में रखा गया, तो अनुच्छेद है कौन सा, अनुच्छेद 368 के तहत में संविधान में किसी भी प्रकार से संशोधन हो सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 7 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 12 अनुसूचियां। तो टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है, प्रश्न नंबर 7 का। ठीक है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा, टोटल कितनी अनुसूचियां हैं। अगर आपको याद हो तो टोटल संविधान में अनुसूचियां हैं कितनी, 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन इसका सही होने वाला है कौन सा, ऑप्शन डी। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेदों की संख्या जो है 395 है। कितने भाग है संविधान में, टोटल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं सर। कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। और कितने अनुच्छेद हैं या आर्टिकल्स हैं, तो 395। और पूछा जाए अनुसूचियां कितनी है, तो 12। ठीक, यहां तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया, हमारे संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, या शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, के मतलब भारतीय संविधान में, चलो अभी बता रहे हैं, इसको प्रश्न पढ़ लेते हैं। सिद्धांत की अवधारणा कहां के संविधान से ली गई है, तो ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है यूएसएसआर, या फिर सोवियत संघ रूस। ठीक है, या ऑप्शन डी आयरलैंड। तो किसके संविधान से ये लिया गया, ये तो सभी को पता होगा, किसके संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी, या फिर भारत में जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं लिए गए हैं, कहां से, तो आयरलैंड से। तो आयरलैंड की राजधानी क्या है, तो राजधानी है क्या, डबलिन। ठीक, राजधानी भी हो गई। अच्छा, डीपीएसपी को क्यों लिया गया, डीपीएसपी ये वो कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो भारत में
कभी ना कभी आगे चल के ऐसी उम्मीद की थी संविधान निर्माताओं ने कि ये भारतीयों को कुछ अधिकार, अभी तो हम सक्षम नहीं है, जब देश आजाद हुआ था अभी तो हम सक्षम नहीं है, तो जब हम सक्षम हो जाएंगे तो ये हम मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स में जोड़ देंगे। और अगर हमें संविधान में कुछ बनाना हुआ या कुछ घटाना हुआ तो इनको देख के ही ये हमारा दिशा निर्देश करेंगे, हैं, इनको देख के ही हम अपने संविधान में कुछ बनाएंगे और कुछ घटाएंगे। ठीक है सर, तो ये प्रश्न हो गया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया, तो देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो किस देश से अपनाई गई है एकल नागरिकता, अर्थात हम भारतीय हैं और ये जो हमारी नागरिकता है भारतीयता एक ही नागरिकता है, चाहे हम उत्तर प्रदेश के हों चाहे हम कहां के हों महाराष्ट्र के हों, लेकिन हम बोले क्या जाएंगे, तो भारतीय बोले जाएंगे। लेकिन अमेरिका में द्वि नागरिकता का प्रावधान है, जैसे कि अमेरिकी नागरिकता अलग होगी, देश की अलग होगी और राज्य की अलग होगी। ठीक है, तो वो बहुत एक अलग टॉपिक हो जाएगा, क्यों होगी सर, तो ये हम किसी अन्य क्लास में बताएंगे, जो टॉपिक वाला क्लास होगा तो उसमें इसको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, इंग्लैंड, ऑप्शन बी क्या है, अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, जल्दी से इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो जो इसका सही उत्तर होने वाला है वो क्या होने वाला है, ऑप्शन ए, क्या इंग्लैंड से दी गई कौन सी नागरिकता, तो एकल नागरिकता। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अच्छा, इंग्लैंड की राजधानी क्या है, तो इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन। इसके बाद में अमेरिका की अभी बताया था वाशिंगटन डीसी। इसके सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो न्यूयॉर्क। तो कंफ्यूज मत होइएगा, न्यूयॉर्क राजधानी नहीं, वहां का सबसे बड़ा शहर है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली और सबसे बड़ा शहर बात की जाए तो मुंबई। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे। इसके बाद में फ्रांस की तो पेरिस। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या है, देखते हैं। संविधान की उद्देशिका, या फिर बोल सकते हो उद्देशिका को ही प्रस्तावना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो प्रस्तावना बोलते हैं। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए, या किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया इनको, तो ऑप्शन ए क्या है, 16वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 7वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा या ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। जल्दी से इसका उत्तर आप लोग दीजिए। अगर आप लोगों को याद हो, ये प्रश्न अभी कुछ समय पहले ही हम करा चुके हैं, तो कुछ शब्द जोड़े गए थे वो हमने बताए थे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होने वाला है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष जैसा शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 में क्या है, देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। जो भारतीय संविधान है इसमें जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ये जो प्रणाली है किस देश से ली गई, तो ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर इसका क्या होने वाला है, आप लोग उत्तर दीजिए। हम थोड़ा जरा पानी मंगवा लें क्योंकि गर्मी थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, आप लोग उत्तर दीजिएगा तब तक कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर जो सही होने वाला है क्या है, तो जल्दी जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन इसका जो सही होने वाला है वो क्या होने वाला है, ऑप्शन सी, क्या, आयरलैंड। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो काहे से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 में क्या बताया गया, 12 में ये पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, ऑप्शन है आपका ये ए, ऑप्शन क्या है अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। हम थोड़ा पानी पी लें। ठीक है,
तो कौन सा अनुच्छेद यहाँ सही होने वाला है? तो अनुच्छेद 20, ठीक, आर्टिकल 20 है जो हमको काय की मौलिक अधिकार, कौन सा अधिकार हमको देता है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। 13 में क्या पूछा गया आपसे? पूछा गया भारत के संविधान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रावधान है। तो यहाँ पर ये अनुच्छेद ही दिए गए हैं। कौन से अनुच्छेद में है? किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार। सर मानवाधिकार क्या होता है? तो हम मानव हैं, हमारे पास में कुछ अधिकार हैं, जैसे कि स्वच्छ जल का अधिकार है, स्वच्छ वायु का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हमको दिए गए काय के तौर पे? मानवाधिकार के तौर पे, ठीक है। तो इसमें कौन सा अनुच्छेद जो हो जो इस मानवाधिकार आयोग को वर्णित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 338, ऑप्शन सी अनुच्छेद 340, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, कौन सा सही होने वाला है? तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। इसका जो सही विकल्प है वो क्या होगा? तो जो इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी 338 में काहे की बात की गई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कही गई है। किसमें? अनुच्छेद 338 में। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। 14 में क्या पूछा गया? संसद के संयुक्त सत्र, मतलब राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त बैठालने का जो सिस्टम है, जो सत्र है, या ये जो दोनों लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठेंगे की व्यवस्था के तहत की जाती है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें भरना है आपको। और किस अनुच्छेद के तहत ये की जाती है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 78, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 103, ऑप्शन सी अनुच्छेद 108, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। तो किस अनुच्छेद के तहत में संसद के संयुक्त सत्र की व्यवस्था की गई है? जल्दी जल्दी से इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? तो जल्दी से बताइएगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, जो इसका सही उत्तर होने वाला है, जो सही आंसर है इसका, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 108। क्या है? अनुच्छेद 108 जो है, इसमें काहे की बात की गई? संसद के संयुक्त सत्र की बात कही गई है। संसद के संयुक्त सत्र की बात कही गई किसमें? तो अनुच्छेद 108। इस वजह से हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। इसमें क्या पूछा गया है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति की परिकल्पना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी तक की क्लास में। ये प्रश्न जाने कितने बार और सभी एग्जामों में पूछा गया है, और ये एनटीपीसी में आने वाला सवाल है। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, आप देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में द्वारा जो रिट जारी की जाती है वो किस अनुच्छेद में कही गई? तो अनुच्छेद 226, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 31, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो कौन सा अनुच्छेद होने वाला है? तो इसका जो सही विकल्प है, आप सभी का उत्तर एकदम ठीक आ रहा है कमेंट में, क्या है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है? हमारे पास ये मौलिक अधिकार है सर, कि हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया, और इसके थ्रू अगर हमारे कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो डायरेक्ट हम कहां जा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। कितने प्रकार की? तो 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। 1-2 रिटों के नाम हम बता रहे, और कुछ रिटों के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, ठीक है, 2 हमने बता दी, 3 आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है क्या? अनुच्छेद 32 के तहत में काहे में? तो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद में अगर बात की जाए और कैसे जा सकते हैं, अगर मैटर आपका मौलिक अधिकार से रिलेटेड है और इसी के थ्रू
5 रिटें जारी होती हैं। अगर मौलिक अधिकार से रिलेटेड नहीं है तो अनुच्छेद 139 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कि हाई कोर्ट जाना है या उच्च न्यायालय जाना है, तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत में चाहे आपका मौलिक अधिकार से रिलेटेड मैटर हो या इससे हटके, जैसे कि उदाहरण के तौर पे विवाह से संबंधित, तलाक वाला, इसके बाद में और कोई कंपनी से रिलेटेड हो सकता है, नौकरी से रिलेटेड हो सकता है, एग्जाम से रिलेटेड हो सकता है, तो इसके थ्रू काय में जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 226 के तहत में आप उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो उच्च न्यायालय से अब उच्च न्यायालय, तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है। इसकी एक खंडपीठ भी है। खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अब लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ बसा है किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। ठीक है, ये प्रश्न पूछे गए हैं, इस वजह से हम आपका रिवीजन भी कराते चल रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया? प्रश्न नंबर 16 में जो पूछा गया है, संघ लोक सेवा आयोग या जिसको बोलते हैं यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो जो संघ लोक सेवा आयोग या फिर यूपीएससी के जो सदस्य हैं, उनका रिटायरमेंट बोल सकते हो, सेवानिवृत्ति का मतलब रिटायरमेंट की जो एज है वो कितनी है? तो ऑप्शन ए है 65 वर्ष, ऑप्शन बी है 64 वर्ष, ऑप्शन सी है 63 वर्ष या ऑप्शन डी 62 वर्ष। जल्दी से इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या होने वाला है इसका सही उत्तर? तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, एकदम सही आप लोग बता रहे हो। क्या? तो ऑप्शन ए 65 वर्ष जो है इसका एकदम सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन ए 65 वर्ष की आयु में संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। 17 में क्या पूछा गया? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवाएं कौन हटा सकता है? ठीक है, कौन हटा सकता है संघ लोक सेवा आयोग की? क्या? तो क्या हटा सकता है? सेवाओं को, अर्थात जो संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य होंगे उनकी नौकरी को कौन ले सकता है? तो कौन ले सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी कानून मंत्री। तो जल्दी जल्दी से कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है और बिल्कुल सही जवाब भी आप लोग दे रहे हैं। क्या होने वाला है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति जी, क्योंकि चुनता कौन है? तो नौकरी देते भी यही है और लेते भी यही। ठीक है, तो नौकरी देते भी यही है और लेते भी यही है, तो इनको हटाने का काम कौन करता है? तो ऑप्शन ए जो है राष्ट्रपति जी जो है भारत के, वो इनको चुनते भी हैं और हटाते भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते, प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा गया? जून 1984 में कौन सा ऑपरेशन हुआ जिससे कई सिख नाराज हो गए? तो उस टाइम की बात है, जून 1984 की, कि एक ऑपरेशन चलाया गया था अमृतसर में, जो स्वर्ण मंदिर है उसके अंदर कुछ आतंकवादी घुस गए थे और उनको मारने के लिए, उनको भगाने के लिए, उनको दबाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिससे सिख जो समुदाय है या सिख धर्म के जो मानने वाले लोग हैं वो नाराज हो गए थे। और सरकार किसकी थी? तो माननीय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। ठीक है, उसके बाद में उसके उत्तर में कुछ एक दो लोगों ने उनकी हत्या भी कर दी थी। ठीक है, जो कि कहा जाता है कि उन्होंने मंदिर के अंदर गोलियां चलवाई, इस वजह से उन्होंने हत्या कर दी। तो ये जो अलग बात हो गई। अब यहाँ पर बात की जाए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से सही होने वाला है, तो ऑप्शन ए ऑपरेशन रेड रोज, ऑप्शन बी ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्लू स्टार या ऑप्शन डी संचालक पवन हंस। तो जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या होने वाला है? तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है, कंफ्यूज मत होइए, एकदम सही बात है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होने वाला है। इसके तहत ये जो ऑपरेशन चलाया गया था, तो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर के अंदर में कुछ आतंकवादी घुस गए थे, उनके सफाया के लिए ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। प्रश्न नंबर 19। ठीक है,
प्रश्न नंबर 19 क्या है देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन मतदान कर सकता है? अभी बताया था हमने, ये गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का उत्तर, ठीक है, एकदम सही उत्तर दीजिएगा। बता चुके हैं हम आपको, जो भारत में राष्ट्रपति जी होते हैं इनके चुनाव के लिए कौन कौन लोग इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। प्रश्न वही है, थोड़ा घुमा के पूछा गया। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी केवल लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी केवल राज्यसभा के सदस्य, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? सही उत्तर इसका आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमें पता है इसका उत्तर आप लोग गलत करोगे, ठीक है, हमें पता है इसका उत्तर आप लोग गलत करने वाले हो। पूछो क्यों? तो अभी हम बताते हैं। इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछो कैसे? भाई लोकसभा भी वोट देती है, लोकसभा के सदस्य भी वोट डालते हैं राज्य किसके? राष्ट्रपति के चुनाव में। अब प्रधानमंत्री लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी हो सकते हैं, तो ये भी हो जाएंगे। तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछा गया है देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को अनुच्छेद 15 के विरुद्ध एससी, एसटी, ओबीसी के विकास के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो एससी, एसटी और ओबीसी को विकास के लिए विशेष प्रावधान बनाने की क्या करता है? तो शक्ति देता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कौन सा अनुच्छेद होने वाला है जो किसकी बात करता है? एससी, एसटी, ओबीसी के विकास के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। तो जल्दी क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर दीजिएगा, क्या होने वाला है? हाँ बिल्कुल ठीक जवाब है ऑप्शन बी, क्या? अनुच्छेद 29, ठीक है। इसमें बात की गई है एससी, एसटी, ओबीसी के विकास के लिए विशेष प्रावधान की, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी। पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 21। इसमें क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो संसद के गठन से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 77, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 79। तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा, कौन सा होने वाला है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 79, क्योंकि 54 में तो राष्ट्रपति से संबंधित बात है, 63 में उपराष्ट्रपति जी से संबंधित बात है, वैसे ही 79 के आसपास से लोकसभा और संसद की बात की जाती है। तो आप अगर कॉमन सेंस भी लगा सकते थे तब भी इसका उत्तर दे सकते थे, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति, इसमें उपराष्ट्रपति, अब दो डाउट के लिए फंसेंगे। तो इसमें बात की गई है कि संसद के गठन की अनुच्छेद 79 में, और विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 22 की तरफ। संसद के संयुक्त सत्र की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये शायद प्रश्न अभी आ चुका है, ठीक है। तो इसका उत्तर तो आप लोगों को सही देना ही पड़ेगा। ऑप्शन ए क्या है? अनुच्छेद 78, ऑप्शन बी अनुच्छेद 103, ऑप्शन सी अनुच्छेद 108, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होने वाला है? जल्दी से इसका सही उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या होने वाला है? प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर है वो ऑप्शन सी। अभी बताया था ना 108 में क्या है? संसद की संयुक्त सत्र की बात, या संयुक्त बैठक होगी जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों साथ में बुलाए जाएंगे। पहले क्या था? ये एक संसद थी, एक ये थी, ये लोकसभा थी, और ये क्या थी? राज्यसभा थी। होता क्या था? संयुक्त बैठक जो आयोजित की जाती थी उसके लिए ये जो एरिया दिख रहा है ये वाला, इसे बोलते थे हम लोग सेंट्रल हॉल। तो इसमें बैठने की व्यवस्था थी किनकी? लोकसभा और राज्यसभा की
संयुक्त जो अधिवेशन होता था, सॉरी बैठक होती थी, वो साथ में बैठने की व्यवस्था किसमें थी? सेंट्रल हॉल में थी। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया एनएचआरसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? एनएचआरसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1965 या ऑप्शन डी 1990। सर एनएचआरसी क्या होता है? तो एन मतलब नेशनल, एच मतलब ह्यूमन, आर मतलब राइट्स, सी मतलब कमेटी। ठीक है, एनएचआरसी। ठीक है, तो मानवाधिकार से संबंधित ये संगठन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जल्दी से बताइए कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 23 का। तो सही उत्तर कौन सा होने वाला है? तो ऑप्शन बी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है? सही उत्तर है। 1993 में क्या होती है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना होती है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, हिंदी में क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, इसकी स्थापना होती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। 24 में क्या पूछा गया है? भारतीय सेवा शुरू करने का अधिकार किसे है? ठीक है, भारतीय सेवा शुरू करने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है संसद या ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए प्रश्न नंबर 24 का। ठीक है, बताओ जल्दी भाई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, क्या? तो राज्यसभा। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? राज्यसभा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 क्या है? प्रश्न नंबर 25 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में वित्त आयोग का प्रावधान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, आने वाला प्रश्न है ये कि वित्त आयोग का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? किसमें? तो भारतीय संविधान में। प्रश्न इसका विकल्प क्या होगा? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 265, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। तो काहे में इसका प्रावधान किया गया? जल्दी से बताइएगा, प्रश्न नंबर 25 का उत्तर क्या रहने वाला है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 280। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होने वाला है। वित्त आयोग के प्रावधान या गठन की जो बात की गई काय में की गई? अनुच्छेद 280 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संघ सरकार राज्य सरकार को सहायता अनुदान प्रदान करेगी? कि संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को हेल्प करेगी, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 275, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 265 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा, कौन सा अनुच्छेद होने वाला है? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? एकदम ठीक है, क्या? तो ऑप्शन ए जो है एकदम सही उत्तर है, अनुच्छेद 275। चूंकि 280 तो अभी देख ही लिया, वित्त आयोग के गठन की बात की गई। 360 में अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो आपातकाल की राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसकी बात की गई। तो सीधी सी बात बचे अपने पास दो, इसी को बोलते हैं क्या? एलिगनेशन मेथड। जो आपको पता उनको पहले काट दो, अब ये बचे दो। अब इनमें से आपने जो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाएगा। और सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 275। ठीक है, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 27 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि यदि आपातकाल की घोषणा लागू है तो संसद को राज्य सूची के किसी भी मामले पर कानून बनाने की शक्ति है? ठीक है, तो ये प्रश्न है कि अगर आपातकाल की स्थिति आ रखी है तो राज्य सरकार से वैसे भी सारी शक्तियां हट जाएंगी, तो जो संसद है उस पे कानून बनाएगी। तो जब संसद उस पे कानून बनाएगी तो किस अनुच्छेद के तहत में संसद उस पे कानून बना सकती है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 256, ऑप्शन बी अनुच्छेद 249, ऑप्शन सी अनुच्छेद 275 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 360।
65। जल्दी से इसका सही उत्तर दीजिएगा, कौन सा होने वाला है? तो जल्दी से इसका सही उत्तर दीजिएगा। इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 249 जो है एकदम सही उत्तर है इस प्रश्न का, कि 249 के तहत में आपातकाल की स्थिति में संसद क्या कर सकती है? राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। 249 राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है आपातकाल की स्थिति में, कौन? तो संसद। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं इसमें क्या कहा गया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो अटॉर्नी जनरल की से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? तो बात की जाती है ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 68। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। तो हाँ, इसका जो सही उत्तर होने वाला है, ठीक है, इसका जो सही उत्तर होने वाला ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, क्या? आर्टिकल 76, जिसमें क्या की बात की गई है? भारत के अटॉर्नी जनरल की बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या कहा गया देखते हैं। भारत की संघ सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है या कौन है? कानूनी अधिकारी मतलब कानून बनाया जाएगा तो उनसे थोड़ा परामर्श लेके बनाया जाएगा। ठीक है, और इनकी जो पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर इनकी पावर होती है। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या ऑप्शन ए भारत के अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी सीएजी या बोल सकते हो इंग्लिश में कैग, या ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी भारत के सॉलिसिटर जनरल? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? अभी ही बताया था, क्या होने वाला है? भारत के अटॉर्नी जनरल, ये है भारत के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी। और बात किसमें की गई? तो आर्टिकल 76, ठीक है, अनुच्छेद 76 में किनकी बात की गई? भारत के अटॉर्नी जनरल के पद की बात कही गई है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30, इसमें क्या कहा गया? राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब से अस्तित्व में आया है? ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब से अस्तित्व में आया है? तो ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1992 या ऑप्शन डी 2003। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। जो इसका सही उत्तर होने वाला है वो क्या होगा? तो ऑप्शन ए 1993 में होता है क्या? राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग क्या किया जाता है? गठित किया जाता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस। और बात की जाए समिति कौन सा आयोग था जिसके द्वारा आरक्षण दिया गया था? तो मंडल आयोग था। ठीक है, इससे पहले एक आयोग और बना था जिसको बोलते हैं काका कालेकर आयोग। ठीक है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार से आरक्षण नहीं दिया गया। मंडल आयोग की सिफारिश पे ओबीसी को 27% का आरक्षण दे दिया गया। और किसको दिया गया सर? तो ओबीसी में ही एक बोल सकते हो जो किन्नर समुदाय है, किन्नर समुदाय है, उनको भी ओबीसी में ही रखा गया। उनको भी किन्नर समुदाय को 27% आरक्षण दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? 1993। बढ़ते हैं हम लोग आगे। प्रश्न नंबर 31, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पारित किया गया था? आपातकाल अर्थात इमरजेंसी के टाइम पे कौन सा संशोधन पारित किया गया? तो ऑप्शन ए 45वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 50वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी सी 47वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन। तो कौन सा अनुच्छेद जो है, कौन सा संशोधन था? जल्दी से इसका सही उत्तर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 31 का अगर आपको याद हो तो
बात आती है 42वें संविधान संशोधन की। ठीक है, आपातकाल लगा कब था सर? तो 1975 के आसपास लगा था। इमरजेंसी और सरकार थी इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्हीं के टाइम पे इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न नंबर 32 की ओर। भारतीय संविधान अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? प्रश्न बहुत बढ़िया है, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है आपको, तो सही उत्तर दीजिएगा थोड़ा सोच समझ के। ठीक है, ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, या ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949 को। सही उत्तर क्या होने वाला है? जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, जल्दी से बताइए। हाँ, बिल्कुल ठीक जवाब है। जो संविधान अपने बन के तैयार हो चुका था और अपनाया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इस दिन संविधान अपनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो इस दिन संविधान लागू हुआ था पूर्णतः। बाकी बहुत सारे अनुच्छेद इसी दिन 26 नवंबर 1949 को एक्टिव या सक्रिय हो गए थे। बचे हुए 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? तो लागू किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। इसमें क्या कहा गया? हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? तो पहली बार कहां गाया गया था अपना जो राष्ट्रगान है? तो पहले तो आप लोग राष्ट्रगान बताइए कमेंट बॉक्स में है कौन सा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है इसको लेके। ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, ऑप्शन सी 26 दिसंबर 1942 को कोलकाता में, या ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। बताओ जल्दी से, तो कहां गाया गया था अपना राष्ट्रगान पहली बार में? और ये सभी कांग्रेस के अधिवेशन ही हैं, इन्हीं में से किसी एक अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था। बताओ भाई। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911 को, कहां पे? तो कोलकाता में। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग आगे। और राष्ट्रगान है क्या? तो जन गण मन अधिनायक जय हे, ये राष्ट्रगान है। और बात की जाए किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस राष्ट्रगान को भारत के लिखा है। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाए आपसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान को किसने लिखा, तो वो भी इन्होंने लिखा। कौन सी भाषा में लिखा? तो बंगाली भाषा में लिखा, क्योंकि वो कहाँ के थे? तो बंगाल के रहने वाले थे। इनके एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। वो भारत में पहले सिविल सेवा के अधिकारी बने, या बोल सकते हो पहले आईसीएस परीक्षा को क्वालिफाई करने वाले भारतीय बने। कौन? इनके बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो एक क्वेश्चन आपका और भी हो गया। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 34। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? कौन से अनुच्छेद को कहा था, या फिर कौन से मौलिक अधिकार को उन्होंने हृदय या आत्मा कहा था? काहे का? संविधान का। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होने वाला है? तो ऑप्शन तीसरा जो है, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ठीक है। क्या? अनुच्छेद 32 के तहत में, आर्टिकल 32 के तहत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, ये क्या है? इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? तो क्या कहा था? हृदय और आत्मा काहे की? तो संविधान की। ठीक है, और अनुच्छेद 32 में इसकी बात की गई है। इसके बाद में 5 प्रकार की रिटें भी जारी करता है। इसी के तहत में मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35। बस जल्दी ही हम लोग क्या, तो अपनी हाफ सेंचुरी मारने वाले हैं। बहुत जल्दी ही 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग हाफ सेंचुरी मार लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 35। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया था, जल्दी बताना इसका सही उत्तर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना। अभी ये प्रश्न हम लोग
कर चुके हैं। प्रश्न नहीं किया लेकिन इसके बारे में तो हमने बता ही दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी जी बी कृपलानी जी। तो कौन है जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो आपका ऑप्शन क्या आ रहा है? हाँ, बिल्कुल ठीक ऑप्शन आ रहे हैं आपके। कौन सा? तो ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, संविधान का प्रारूप या उसका रूप कैसा होने वाला है, कहाँ पे कौन सा भाग, कौन सा अनुच्छेद रखना, ये सब किसने मैनेज किया था? तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने किया था। इसी वजह से इनको संविधान, भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 36, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि बात यहाँ पर यह है कि जो संविधान है अपना 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, या 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि बन के तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन वो 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए है, इसको शुभ दिन माना गया था। ऑप्शन बी, उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। या सी ऑप्शन जो है, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है और नॉलेज के लिए भी अच्छा है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि 26 जनवरी को ही क्यों संविधान लागू किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन सी होने वाला है। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होने वाला है। प्रश्न नंबर किसका? 36 का। ठीक, क्यों भाई इस दिन उन्होंने मनाया? तो उन्होंने सोचा कि चलो इस दिन को यादगार रखा जाए, हमेशा इस दिन को याद किया जाए कि इस दिन सबसे पहले हम लोगों ने मांग की थी, काहे की? तो स्वतंत्रता की मांग की थी। इस वजह से 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 27 में। इस प्रकार के प्रश्न आपको YouTube पर देखने को मिल जाएंगे शॉर्ट्स में कि क्यों संविधान 26 जनवरी को ही लागू किया गया, या फिर मिल जाएगा आपको क्यों देश 15 अगस्त को ही आजाद किया गया। ऐसे जो बोल सकते हो क्वेश्चन है वो शॉर्ट्स में आते हैं, वो दिख जाते हैं। लेकिन चलो हम लोगों को उसका क्या करना, आगे बढ़ते हैं। हम लोग तो जान ही गए, पढ़ने वाले छात्र हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 37 क्या है? भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ये तो बहुत ही आसान है, फिर भी विकल्प देखते हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी बी एन राव। तो आपको सभी को इसका उत्तर पता है, हमें पता है, आपको पता है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे भी, लेकिन हम फिर भी जल्दी से बताए दे रहे हैं। ऑप्शन बी क्या? वी आर अम्बेडकर को अभी बताए थे ना कि इनको संविधान का निर्माता कहा जाता है। किसके? तो भारतीय संविधान का। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 38 में भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं? ठीक है, टोटल कितने भाग हैं? प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, आप लोग गलत भी करेंगे हमें पता है, तो पहले समझिएगा फिर इसका उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन ए 12 भाग, ऑप्शन बी 22 भाग, ऑप्शन सी 18 भाग, या ऑप्शन डी 25 भाग। तो टोटल अब इसमें कितने भाग हैं? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है, हमें पता था गलत करोगे आप लोग, ऑप्शन डी है 25 भाग। उसमें ये पूछा गया कितने भाग हैं, मतलब वर्तमान में जो अपना संविधान है इसमें टोटल कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। और मूल संविधान, जब संविधान बना था तब इसमें कितने भाग थे? तो अभी बताया था 22 भाग थे। और प्रश्न में जो पूछा गया उस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन डी। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 39 की तरफ। इसमें क्या पूछा गया? हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? जो मूल अधिकार है कहाँ से लिए गए, या किसके द्वारा हम लोग प्रेरणा लिए कि ऐसे हम लोगों को अपनी जनता को मूल अधिकार भी देने हैं? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, या ऑप्शन डी कनाडा। सही उत्तर इसका दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर।
तो इसका जो सही उत्तर बिल्कुल ठीक आप लोग दे रहे हैं यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए जो है वहां से क्या लिए गए थे, मौलिक अधिकार, या इन्हीं को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। और ये कहां से लिए गए थे, तो यूएसए के संविधान से लिए गए थे। ठीक है, एक चीज और, अगर आप लोगों को मजा आ रहा है क्लास में, आप लोगों को ऐसे ही प्रॉपर क्लासेस देखने को मिलेंगी हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि मेहनत तो आपको पता ही है बहुत लगती है, इतनी गर्मी में पसीने से लथपथ हुए रखे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी भाषाएं हैं देखते हैं। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 12। तो कितनी भाषाएं हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है, 22 भाषाएं हैं टोटल जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई। तो जल्दी जल्दी से हम लोग एक एक करके देख लेते हैं थोड़ी बहुत भाषाएं। ठीक है, तो सबसे पहले कश्मीरी, फिर सिंधी, पंजाबी, हिंदी, इसके बाद में मराठी, इसके बाद में उड़िया, इसके बाद में कन्नड़। ठीक है, कौन सी, तो कन्नड़, तेलुगु, इसके बाद में तमिल, मलयालम, गुजराती, इसके बाद में यहाँ पर आती है एक और भाषा कोंकणी, इसके बाद में और आती है बहुत सारी बोडो, चिली, इसके बाद में आप बोल सकते हो संस्कृत, बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं लगभग जिनकी संख्या कितनी है, तो 22 है, वो सारी भाषाएं आती हैं। ठीक है, इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 41, इसमें क्या कहा गया, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई। शायद यह प्रश्न अभी आ चुका है, तो इसका उत्तर आप लोग सही देना। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो जो इसका सही उत्तर है वो कौन सा होने वाला है, जल्दी से बताइएगा, इसका सही उत्तर कौन सा होने वाला है। सॉरी, इसका सही उत्तर कौन सा होगा, तो हाँ ऑप्शन डी, अभी बताए थे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए ब्रिटेन के, ऑप्शन बी अमेरिका या ऑप्शन बी सी दक्षिण अफ्रीका या ऑप्शन डी जर्मनी। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होने वाला है, बिल्कुल ठीक जवाब ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ये होगा अपना सही जवाब। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग आगे, प्रश्न नंबर 43 या फिर 43, इसमें क्या पूछा गया, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है। ठीक है, भारतीय संविधान ने किस देश की तरह अपना भी संविधान, लिखित संविधान बनाया है। तो ऑप्शन ए यूएसएसआर, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी यूएसए या ऑप्शन डी जापान। ठीक है, तो कौन सा उत्तर यहाँ सही होने वाला है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जवाब है क्या, हाँ ठीक। तो प्रश्न नंबर 43 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यूएसए। ठीक है, तो क्या लिया गया, निम्न में से किस देश को भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया, तो यूएसए से प्राप्त किया। अब विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है, याद रखिएगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। प्रश्न नंबर 44, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये अभी आ ही चुका है, तो हम लोग
तुरंत इसका उत्तर बता सकते हैं, ऑप्शन बी होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 45। इसमें क्या पूछा गया, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई, या कौन सा मिशन आया था जिसके तहत में भारत को आजादी मिली और संविधान बनाने की अधिकार भी मिला संविधान बनाने का। तो ऑप्शन ए बेवेल प्लान, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी अगस्त ऑफर, या ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, कैबिनेट मिशन। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, ये अभी बता ही चुके डिटेल में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 46 या 46, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए, मतलब जो राज्यसभा है वो लोकसभा को जो धन विधेयक है कितने दिन में लौटा सकती है या लौटाना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए 1 महीना, ऑप्शन बी 3 महीना, ऑप्शन सी 14 दिन, या ऑप्शन डी 6 महीने। तो कितने दिन है जो राज्यसभा को धन विधेयक को वापस करना ही पड़ेगा लोकसभा के पास में, नहीं तो उसको पारित ही माना जाता है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी 14 दिन। ठीक है, सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 14 दिन। प्रश्न नंबर 47। ठीक है, प्रश्न नंबर 47, और इसमें क्या पूछा गया, संसद में शामिल हैं, संसद में शामिल है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, बी लोकसभा और राज्यसभा, सी लोकसभा और विधानसभा, या ऑप्शन डी विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। तो कौन सा विकल्प सही होने वाला है, इसका जो सही विकल्प है वो है क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है, जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर बात संसद की जाए, संसद कितने, संसद में कितने लोग शामिल हैं या कितने शामिल हैं, तो संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, एक तो राष्ट्रपति जी, फिर लोकसभा और राज्यसभा से। संसद में कितने सदन हैं, क्या सदन है, तो 2 हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ये है, ये कैसा है, तो स्थायी सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है, तो स्थायी है। ये है अस्थायी सदन। ठीक है, इसे बोला जाता है उच्च सदन राज्यसभा को, और इसको लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन। ठीक, यहां तक क्लियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 48। 48 में क्या कहा गया, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। तो यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, या ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन निर्णय लेता है या कौन डिसाइड करता है कि ये जो विधेयक है धन विधेयक है या नहीं। ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक जवाब है ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो निर्णय लेता है। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न है जो वो है 49 या 49, और 49 में क्या कहा गया, भारत का प्रधानमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु, ठीक है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, या ऑप्शन डी 35 वर्ष। जल्दी बताइए, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक जवाब है ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ 2 जवाब हो सकते थे। आप कहोगे सर कैसे, देखो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो तो ही वो क्या बन सकता है, मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। और लोकसभा के सदस्य की जो मिनिमम एज है 25 वर्ष है, और राज्यसभा की मिनिमम एज कितनी है, तो 35 वर्ष है बनने के लिए। ठीक है, कितनी है, तो 30 या 35 वर्ष है। अब बात करते हैं क्या, तो 25, अगर लोकसभा से चुन के सदस्य आ गया और वो प्रधानमंत्री बनना चाहे तो 25 वर्ष में बन जाएगा, और राज्यसभा से चुन के आ गया तो 35 वर्ष में बन जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से, ऑप्शन सी। और अब हम लोग मारेंगे अपना अर्धशतक या हाफ सेंचुरी, अपनी कंप्लीट हो जाएगी, 50 प्रश्न हो जाएंगे।
और प्रश्न नंबर 50 क्या है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? बुलाएगा कौन भाई? दोनों सत्र की बात तो हो गई कि कौन से आर्टिकल में आती है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों को बुलाएगा कौन, या एक अन्य शब्द प्रयोग होता है कि आहूत कौन करेगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। जल्दी से इसका सही उत्तर दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक उत्तर है आप लोगों का, बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं। क्या? ऑप्शन ए राष्ट्रपति जी हैं जो संसद के दोनों सदनों को संयुक्त सत्र के रूप में बुला सकते हैं या आहूत कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न नंबर 51 की ओर। और उससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप लोग हमारे साथ इतनी देर जुड़े रहे, और हम लोग अब आगे अपने बचे हुए 50 प्रश्नों को और करके शतक मारेंगे। ठीक है, तुरंत 100 मारेंगे, ठीक, सेंचुरी बनाते हैं आज। प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया? मंत्री परिषद में शामिल नहीं है, कौन मंत्री परिषद में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए राज्य मंत्री, ऑप्शन बी स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री, या ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव। तो कौन मंत्री परिषद में, या मंत्री परिषद जो एक संगठन है उसमें सदस्य या फिर शामिल नहीं है? जल्दी से इसका सही उत्तर दीजिएगा। तब तक पानी फिर एक बार पी लें, फिर बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल ठीक जवाब आ रहे हैं आप लोगों के, क्या? तो ऑप्शन डी जो है वो है। अब निगेटिव पूछा गया था, राज्य मंत्री तो होते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी होते हैं, कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, लेकिन कैबिनेट सचिव जो है वो मंत्री परिषद में शामिल नहीं होते हैं। तो ये हो गया निगेटिव। पूछा क्या गया था आपसे? निगेटिव, तो निगेटिव का भाई निगेटिव, और जो ये प्रश्न पूछा गया था तो ये उत्तर हो जाएगा सही, ऑप्शन डी। ठीक, प्रश्न नंबर 52 क्या है इसमें देखते हैं। लोकसभा के किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है कि ये धन विधेयक है अथवा नहीं? तो इसका प्रमाण कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, या ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो कौन करता है? जल्दी से इसका सही उत्तर दीजिएगा। हाँ, अभी तो ये प्रश्न आ ही चुका था, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, ये डिसाइड करते हैं कि ये विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। ठीक, प्रश्न नंबर 53 देखते हैं क्या है। 53 अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? अभी बताया था। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा, या ऑप्शन डी लोकसभा स्पीकर द्वारा। सॉरी, किसके द्वारा? जल्दी बताएं, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होने वाला है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाती है? संसद की संयुक्त बैठक को आहूत किया जाता है, अभी हमने बताया था, या बुलाया जाता है। और किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद के तहत ऐसा होता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 54 इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है किस पे? राज्य सूची पे। किसको? तो संसद को। ऑप्शन ए अनुच्छेद 115, ऑप्शन बी अनुच्छेद 183, ऑप्शन सी अनुच्छेद 221, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। सही उत्तर क्या होने वाला है? जल्दी से आप इसका सही उत्तर दीजिएगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है इसका सही उत्तर? बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है आप लोगों का, ऑप्शन डी। क्या? अनुच्छेद 249। ये अभी हम कर ही चुके हैं ये प्रश्न को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55 लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये तो अभी हमने बताई थी पूरी स्टोरी। ऑप्शन ए 249, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1954। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? तो जल्दी इसका सही उत्तर दीजिएगा।
हाँ बिल्कुल ठीक जवाब है, 1952 में पहले चुनाव हुए थे भारत में लोकसभा के। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 56 क्या है इसमें? प्रोटेम स्पीकर की बात की गई। काहे की? प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, प्रश्न है। और इसके जो विकल्प है, ऑप्शन ए है पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, बी पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, सी पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को, या डी नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को। बताओ भाई, प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है और इसका काम क्या होता है वो हम बता रहे हैं आपको। बताओ भाई। प्रश्न नंबर 56 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी होने वाला है। क्या? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। अब सर होता है क्या ये प्रोटेम स्पीकर? आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब नई लोकसभा गठित होती है और उनको जब क्या सदस्यों को जब शपथ दिलाई जाती है, तो आपने देखा होगा अभी वाले में हर हर महादेव का नारा, कोई अल्लाह अकबर का नारा, कोई राधे राधे का नारा दे रहा था। तो ये जो सारे नारे दे रहे थे जब शपथ लेके उतर रहे थे, जो वहां पर उनको शपथ दिला रहे थे वो कौन थे? तो वो प्रोटेम स्पीकर ही थे, उन्हीं का ये काम होता है। ठीक है, तो किन्हें नियुक्त किया जाता है? नवनिर्वाचित लोकसभा में जो सदस्य आए होंगे उनमें सबसे जो वरिष्ठ होंगे उनको ये पद दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो इनका काम खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 73, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। जल्दी से इसका सही उत्तर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 57। हाँ बिल्कुल ठीक जवाब है, अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है, बढ़ रहे हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 58 में क्या कहा गया? सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? बताओ भैया, सरकारिया आयोग जो है वो इसका गठन किया गया था तो किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? तो इसका जो पहला ऑप्शन है ए केंद्र राज्य संबंध के लिए, या बी कावेरी जल विवाद के लिए, या सी राम जन्मभूमि विवाद के लिए, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका सही उत्तर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल ठीक जवाब है, क्या है? ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंध के लिए, कावेरी जल विवाद के लिए नहीं। और ये कावेरी जल विवाद जो है ये कितने राज्यों के बीच में है? तो एक तो है अपना तमिलनाडु, दूसरा है क्या? तो कर्नाटका, तीसरा है पांडुचेरी, चौथा है कौन सा? तो केरल। इन 4 राज्यों के बीच में ये कावेरी जल विवाद है। राम जन्मभूमि विवाद अब तो समाप्ति हो गया है, बन ही गया राम मंदिर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 59। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया? विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। विधानसभा का सदस्य या फिर विधायक जी बनने के लिए आपकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, या ऑप्शन डी 30 वर्ष। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 वर्ष आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए विधानसभा के चुनाव को लड़ने के लिए या उसका सदस्य बनने के लिए। प्रश्न नंबर 60, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? या फिर कानून अधिकारी। विधि को एक और शब्द में जानते हैं कानून। अभी जैसे कि भारत वाला आया था कि भारत का कौन होता है, तो बताया था अटॉर्नी जनरल होते हैं। तो वैसे ही राज्य का कौन होता है? तो ऑप्शन ए महाधिवक्ता, ऑप्शन बी सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन सी महान्यायवादी, या ऑप्शन डी
विधि विभाग का महासचिव कौन होगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी का इसका प्रश्न नंबर 60 का सही उत्तर कौन सा होने वाला है? बिल्कुल ठीक जवाब। प्रश्न नंबर जो 60 है इसका सही उत्तर होगा महाधिवक्ता। ये कौन होता है? तो राज्य का सबसे बड़ा कानून का अधिकारी होता है और इसकी जो शक्ति है वो राज्य के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर होती हैं। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 61 क्या है? निम्नलिखित में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो किसका विघटन नहीं किया जाता परंतु समाप्त किया जा सकता है? चलो भाई देखते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्य विधान परिषद या ऑप्शन डी राज्य विधान सभाएं। बताओ भाई इसका सही उत्तर क्या होगा? अच्छा प्रश्न है। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या ऑप्शन सी जो है इसका सही है, राज्य विधान परिषद। इसको बनाया भी जा सकता है और इसको खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन बात की जाए ये परमानेंट रहती है। जैसे राज्यसभा कभी भी क्या होता है, विघटित नहीं होती, वैसे ही विधान परिषद कभी भी विघटित नहीं होती। ये दोनों विधानसभा और लोकसभा विघटित हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 62 वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। तो कितने राज्यों में विधान परिषद है ये तो हम लोग जानेंगे। पहले इसमें से विकल्प में बताएं कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटका। जल्दी से उत्तर दीजिए, फिर हम आपको ये प्रश्न ऐसे समझा देंगे कि आप अपने जीवन में ये प्रश्न नहीं भूलेंगे कि राज्य भारत में वर्तमान में टोटल कितने राज्यों में विधान परिषद है, उनके नाम क्या है। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे, आप परेशान मत होइए। बताओ भाई इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? हाँ पूछा गया है नहीं है तो निगेटिव है, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये रहा मान लिया भारत का नक्शा, समझने के लिए मान लीजिएगा। ठीक है, कोई बहुत बड़े हम कलाकार तो हैं नहीं जो एकदम छाप दें, समझ लीजिएगा। बाकी अपना हिस्सा हम देंगे नहीं, पाकिस्तान का भले ही ले लें। ठीक, मान लिया ये भारत का नक्शा है। ठीक, अब बात की जाए भारत में टोटल कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। और कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का भैया बिहार, अर्थात यूपी और बिहार। दूसरा कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। फिर कौन सा है? तो कर्नाटक है। और कौन सा है? महाराष्ट्र और कर्नाटक, यूपी बिहार 4 हो गए। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये भी भैया भैया, ये भी भैया भैया और ये भी भैया भैया। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 6 राज्य हो गए। अब इसमें कौन सा राज्य नहीं है? तो सर राजस्थान का नाम ही नहीं है, तो ये हो गया निगेटिव। पूछा गया था आपने निगेटिव, तो निगेटिव का भाई हो जाएगा निगेटिव, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 63 भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? किसके माध्यम से करता है? तो ऑप्शन ए प्रस्तावना के, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्यों के, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों के, या ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के। तो जल्दी से इसका सही उत्तर आप लोग दीजिएगा। बिल्कुल ठीक जवाब है क्या? तो डी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी। ठीक है, ये एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ठीक, प्रश्न नंबर 64 इसमें पूछा गया संविधान सभा में यह किसने कहा था कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दिए हुए उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है, जब उसका मन होगा तब उसका भुगतान करेगा। तो ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी के टी शाह, ऑप्शन सी ऑस्टिन, या ऑप्शन डी बी आर अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
क्या होगा? एकदम सही जवाब है कि बी ऑप्शन, केटी शाह जी ने ये लाइन बोली थी। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है? कौन सा राज्य है जिसने यूसीसी को सबसे पहले लागू किया या फिर एक समान सिविल संहिता को सबसे पहले लागू किया? वो भारत का कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी गोवा। और ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला एग्जाम में। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? हाँ बिल्कुल ठीक जवाब है, ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक है, हाँ सही जवाब जो है ऑप्शन डी गोवा है, जिसने सबसे पहले ये लागू किया। ठीक, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 66, भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है? तो ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची, या ऑप्शन डी डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर डीपीएसपी। ठीक, डीपीएसपी, इसमें कहा गया है क्या कि कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका से अलग होगी। किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 50 में। ठीक, अनुच्छेद 50 में कहा गया। पढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 67 क्या है कि राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्त के दौरान, मतलब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई और पद उनका खाली हो गया, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन डी क्या? तो नामित लोकसभा सदस्य। हाँ सरल है प्रश्न, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति करेंगे। अब अगर उपराष्ट्रपति जी भी नहीं है तो कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो फिर राष्ट्रपति जी का कार्य करेंगे। ऐसी स्थिति क्या सर हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है। 1969 के आसपास की बात है। होता क्या है कि अपने एक राष्ट्रपति जी जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है अपने कार्यकाल के दौरान, और उस टाइम जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं वीवी गिरि जी। ठीक है, तो वो भी अपना पद छोड़ देते हैं, तो फिर भारत के जो उस टाइम के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनके पद को फिलअप करते हैं या फिर भरते हैं और इनके कार्य को करते हैं। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से किस महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? किसे हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा? तो ऑप्शन ए भारत के मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी भारत के राज्यपाल को, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री को, या ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को। तो सही उत्तर क्या होगा? महाभियोग की प्रक्रिया किनके लिए लाई जाती है? तो राष्ट्रपति जी के लिए लाई जाती है। और बात की गई है ऑप्शन डी जो कि सही होने वाला है। और कौन से अनुच्छेद के तहत लाई जाती है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। अगर याद है तो आपने मेरी क्लास अगर की होगी तो ट्रिक से बताया था, ट्रिक थी उसरा, ट्रिक थी राष्ट्रपति वाली, पकानी कोका द्वयोदशम। द्वयोदशम। ठीक, ये हो गया 61, ये हो गया 60, ये हो गया 59, 58, इसके बाद 57, 56, 55, 54, 53 और ये हो जाएगा अपना 52। ठीक है, तो 52 से शुरू होता है राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति का पद कैसा होगा? 53 में उनका जो वो होंगे कार्यपालिका के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। और कैसे? तो औपचारिक अध्यक्ष होंगे, ना कि वास्तविक अध्यक्ष। औपचारिक अध्यक्ष होते हैं कौन? राष्ट्रपति। और वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री। 54 में कहा क्या कहा गया? इनकी नियुक्ति से संबंध, अरे सॉरी, इनके निर्वाचन और नियुक्ति से संबंधित बात की गई। इसके बाद में 55 में इनकी बात की गई काहे को लेके?
अनुच्छेद 55 में को से क्या आएगा, तो को से आएगा इनका जो कोटा होता है वो क्या रहेगा। 56 में बात की गई इनका कार्यकाल कितना होगा। 57 में बात की गई 2 से क्या हो जाएगा है। अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया, 2 से क्या होता है कि अगर इनको दोबारा राष्ट्रपति बनना है तो बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं सर। ठीक है, 58 में इनकी योग्यता क्या होगी। ठीक, 59 में इनकी बात की गई है दशा क्या होनी चाहिए, कौन सी स्थिति में इनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। आपने सुना होगा, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, भारत के नागरिक हो, ठीक, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, ये सब। ठीक, इसके बाद में 60 में इनकी शपथ की बात की गई है, 61 में महाभियोग प्रक्रिया की बात की गई। पूरा टॉपिक राष्ट्रपति वाला खत्म। ठीक, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 69, राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसे देगा। सीधी सी बात है, अपने भैया को देगा। भैया कौन है, तो उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी। तो इनको क्या देंगे, वो अपना त्याग पत्र देंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें कुछ था नहीं तो ऐसे ही बता दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 70, भारत में सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी किसे माना जाता है। तो ये अभी हमने बताया था किसे माना जाता है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी, या ऑप्शन डी राज्य के एडवोकेट जनरल। जल्दी से इसका सही उत्तर दीजिएगा, ढीले मत पड़िए। ठीक है, एग्जाम है, क्रैक करना है और नौकरी चाहिए, तो नौकरी इतनी आसानी से तो बेटा नहीं मिलने वाली, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और कोई शॉर्टकट होता नहीं है, सीधी सी बात है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा, और थोड़ी देर की बात रहेगी, 30 प्रश्न और रह जाएंगे, मुश्किल से आधे घंटे की क्लास होगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा प्रश्न नंबर 70 का सही उत्तर क्या होगा। हाँ बिल्कुल ठीक, ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी, या इनको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, इनको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल इंग्लिश में। और इनकी बात किसमें की गई, तो अनुच्छेद बताया ही था, अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के पद की बात की गई है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। और ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन्हीं को बोलते हैं क्या, कैग। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 71, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है। ये चौथी बार प्रश्न आ चुका है, तो इसका सही उत्तर आपको पता ही है, भारत के राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 72, क्या है इसमें, तो भारत में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो उपराष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है, तो सेम राष्ट्रपति का जैसे चुनाव होता है वैसे ही होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सांसद, संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी संसद के सदस्यों द्वारा। तो अभी बताया ही था लोकसभा के राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों द्वारा। अब इन दोनों के सदस्यों को संसद या सांसद ही बोला जाता है। ठीक है, ये भी संसद ही है दोनों। अब बात संसद है तो ऐसा विकल्प कौन सा है, तो सर ये वाला है, विधानसभा भी है सांसद भी है, मतलब कॉमन, तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही। ठीक, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 73, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए। आप सभी को पता है कि पहले भारत के उप प्रधानमंत्री कौन हुए थे, तो सभी को पता है क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यही पहले गृह मंत्री भी हुए भारत के। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 74, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष, या ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति। जल्दी से इसका सही उत्तर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 74। एकदम सही जवाब है, राष्ट्रपति करते हैं। जब आपातकाल लगाते हैं किसी भी राज्य में, वहां पर क्या किया जाता है, तो राष्ट्रपति अपने खुद के कुछ आदेश देते हैं। वो आदेश संसद के द्वारा तो बनाए नहीं जाते, कुछ कानून
जो कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद को। लेकिन जब संसद कानून नहीं बना रही तो फिर कौन बनाएगा, या राज्य की विधानसभा बनाएगी कानून। अब वो भी नहीं बनाएगा जब राष्ट्रपति का वहां पर शासन है या फिर आपातकाल की घोषणा है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर कानून कौन बनाएंगे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आदेश देंगे। वो आदेश कैसा होता है, तो आधा होता है कि जब तक वहां आपातकाल की स्थिति रहेगी तब तक वहां पर वो कानून रहेगा या आदेश रहेगा, उसके बाद वो अपने आप खत्म हो जाएगा। इस वजह से वो आदेश कैसा होता है, तो आधा होता है। इस वजह से इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 123 के तहत ये अध्यादेश लाते हैं। अब बात करते हैं काय की, तो अनुच्छेद 75 की, अनुच्छेद 75 बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने। जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है तो फिर उनके बाद में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ऑप्शन ए बीपी सिंह, ऑप्शन सी चरण सिंह, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, या ऑप्शन डी गुलजारी लाल नंदा। बताइए प्रश्न नंबर 75, बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है, ये बनते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री और इनके बाद बन जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। प्रश्न नंबर 76, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरनी होती है। ठीक है, कितने दिन में राष्ट्रपति के पद को भरना होता है। ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह, या ऑप्शन डी 12 माह। तो कितने दिनों में या कितने महीनों में इनकी नियुक्ति करनी होती है। प्रश्न नंबर 76 क्या होने वाला है इसका सही उत्तर, जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर लिखिएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी 6 माह के भीतर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 77, राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है कब तक, तो 6 माह तक या 3 माह तक, ऑप्शन बी 6 माह तक, ऑप्शन सी 9 माह तक, या ऑप्शन डी अनिश्चित काल तक। कितने दिनों तक रह सकता है, तो प्रश्न नंबर 77 का क्या आंसर होगा, बिल्कुल ठीक जवाब ऑप्शन बी 6 माह। ठीक है, क्या होगा, 6 माह तक ये अध्यादेश लागू रह सकता है, उसके बाद ये निष्क्रिय हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन देश के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए और पता भी होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्या ऑप्शन ए प्रधानमंत्री सही है, क्या ऑप्शन बी राष्ट्रपति सही है, क्या ऑप्शन सी रक्षा मंत्री सही है, या ऑप्शन डी तीनों सेनाओं का वरिष्ठ अध्यक्ष। कौन सा सही होगा, तो जो सेनाओं का सबसे बड़ा जो बोल सकते हो अध्यक्ष होता है या सर्वोच्च अधिकारी होता है वो कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति होंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया है। तो कौन चुने गए हैं, क्या ऑप्शन ए बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, क्या बी ऑप्शन के आर नारायण जी, क्या सी ऑप्शन एस राधाकृष्णन जी, या डी ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी जी। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए भाई, क्या होने वाला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बाबू राजेंद्र प्रसाद जी। ये भारत के 2 बार लगातार क्या चुने गए थे, तो राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80, क्या पूछा गया, कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बने। बच्चा बच्चा को पता कौन बने, चलो फिर भी देखते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन जी, ऑप्शन सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर ऑप्शन डी एस राधा कृष्णन। बताओ भाई, तो कौन है जो गैर राजनीतिक थे, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, और ये भारत की सबसे बड़ी बोल सकते हो उस वो टाइम पीरियड गोल्डन टाइम पीरियड था कि जो वो अपने देश के राष्ट्रपति बने। और वो कौन थे, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम तो डॉक्टर अबुल पाकिर जनरलुद्दीन अब्दुल कलाम, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये भारत के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति थे जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं थे। राष्ट्रपति का जो पद है वो भी इनके आगे उतना नहीं था जितना इनका कार्य था। ये हर एक बच्चे के क्या है, आइडल है। ठीक, इसके बाद में वही एक ऐसा टाइम था
जब ये राष्ट्रपति चुने गए थे जिस टाइम पे डॉक्टर बोल रहे हैं, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे और ये राष्ट्रपति। शायद भविष्य में ऐसा कभी संयोग बने कि इतने अच्छे मतलब सच्चे देश के सुपुत्र या सपूत भारत के अच्छे पदों पर रहे, ठीक, और ईमानदारी से कार्य किया। तो कौन कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। इन्हीं ने एक टाइम पे, इनके टाइम पे ही क्या हुआ था, परमाणु बम परीक्षण हुआ था, जो कि सफल भी हुआ था। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 81 की तरफ। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार दोष के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए बहुमुखी अधिकार, ऑप्शन बी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी विवेकाधीन अधिकार या ऑप्शन डी सलाहकार अधिकार। तो बताएं भाई, 81 नंबर का प्रश्न कौन सा सही होने वाला है, इसका उत्तर कौन होगा? हाँ, बिल्कुल ठीक जवाब है, ऑप्शन बी है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 82 की तरफ। बस शतक लगने वाला ही है, 18 रन केवल बाकी हैं। ठीक है, 18 रन बाकी हैं, शतक लगने ही वाला है। तो प्रश्न नंबर 82, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, काय का होता है, क्या राज्यसभा का होता है, क्या लोकसभा का होता है, क्या योजना आयोग का या राष्ट्रीय विकास परिषद का? कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो पदेन अध्यक्ष होता है तो किसका होता है? राज्यसभा का। और इनको क्या बोला जाता है? सभापति। क्या बोला जाता है? सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति या अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। योजना आयोग के अध्यक्ष, हालांकि योजना आयोग अब हट चुका है, उसकी जगह नीति आयोग आ चुका है। और नीति आयोग जो आया है उसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो प्रधानमंत्री जी रहते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 83, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है, कौन कर सकता है? क्या लोकसभा, क्या राज्यसभा, क्या विधानसभा या विधान परिषद? तो कौन कर सकता है? सही उत्तर दीजिएगा जल्दी से, प्रश्न नंबर 83 का। और अच्छा प्रश्न है, हाँ बिल्कुल ठीक जवाब है राज्यसभा। भाई इसी का जब ये अध्यक्ष होता है या सभापति होता है तो शुरुआत यहीं से होगी। ठीक है, तो राज्यसभा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84, भारत में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? कितनी बार बन सकता है? क्या 3 बार, क्या 5 बार, क्या 7 बार या डी अर्थात कोई सीमा नहीं? तो इसका तो सभी को पता ही होगा, कोई सीमा है ही नहीं, कोई क्लियर थोड़ी ना कि 2 ही बार बने या 3 बार, अनलिमिटेड बार, जब तक आपका मन है तब तक आप बन सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 85, भारत का महान्यायवादी सुनवाई कर सकता है, किसकी कर सकता है? क्या ऑप्शन ए उच्च न्यायालय की, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय की, ऑप्शन सी किसी भी सत्र न्यायालय की, ऑप्शन डी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय की? बताओ भाई 85 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? कौन सा उत्तर सही होने वाला है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायालय है उसकी सुनवाई कर सकते हैं। कौन? भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? जनता क्या प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनती है, क्या एकल स्थानांतरण मतदान द्वारा चुना जाता है, या द्वितीय मतदान प्रक्रिया द्वारा, या उपरोक्त सभी? बताओ भाई प्रश्न नंबर 86 का सही उत्तर क्या होने वाला है? बिल्कुल ठीक जवाब, ठीक है। अरे भाई इसका सही उत्तर जो है वो क्या है? ऑप्शन बी, एकल स्थानांतरण मतदान द्वारा। इसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान। हम लोग डायरेक्ट तौर पे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 87 की तरफ। लोकसभा में बराबर मत होने पर निम्नलिखित में से कौन केवल निर्णायक मत दे सकता है? अगर लोकसभा में कोई भी कानून को लेके बराबर मतदान हो जाए कि 20 इधर से पड़े पक्ष में और 20 उस कानून के विपक्ष में पड़े, ऐसी स्थिति में
मतदान कौन करता है? तो कौन करेगा? क्या ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष या ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। भाई बताएं इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष। भाई प्रधानमंत्री तो वोट डालते ही हैं, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा से ही चुन के आता है, लोकसभा से ही वो सदस्य चुन के आता है, इस वजह से वो वोट डाल सकता है जब ऐसी स्थिति हो, नहीं तो नहीं। ठीक, प्रश्न नंबर 88, पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? ठीक है, ये पूछा गया कब शुरू हुआ था पहली लोकसभा का पहला सत्र। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1951, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 13 मई 1952। क्या होगा? अभी बताया था इसके बारे में। भाई 15 अगस्त 1947 को जो देश आजाद हुआ था, तब तो लोकसभा का संविधान भी नहीं बना था। 15 अगस्त 1951 को चुनाव शुरू हुए थे लगभग दिसंबर से। ठीक है, तो 51 और 52 में तो चुनाव ही चले थे, तो ये भी विकल्प गलत होता है। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? तो संविधान लागू होता है, लेकिन चुनाव नहीं हुए थे, वो तो 51-52 में हुए थे। इस वजह से लोकसभा कहां से गठित हो गई होगी? तो जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 13 मई 1952 को। इसे बोलते हैं एलिगनेशन मेथड, इसके द्वारा भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89, संसद में शामिल है कौन कौन है? ये प्रश्न आ चुका है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। अभी बताए थे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, ये तो बता ही चुके, क्यों इसको बार बार देखें। ठीक, प्रश्न नंबर 90 में क्या निम्नलिखित में से कौन भारत में कानून को बनाता है? कौन बनाता है कानून को भारत में? तो ऑप्शन ए लोकसभा या राज्यसभा, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद या ऑप्शन डी राष्ट्रपति या संसद के दोनों सदन। तो कौन बनाता है? जल्दी से बताएं इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, लोकसभा और राज्यसभा क्या करती है? संसद के जो ऐसे सदन है ये कानून भारत में बनाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91, द्विसदनीय विधानमंडल से क्या आशय है? ऑप्शन ए निर्वाचित और चयनित सदस्य, ऑप्शन बी लोक अदालत और न्यायालय, ऑप्शन सी निम्न सदन और उच्च सदन, ऑप्शन डी प्राथमिक एवं द्वितीय विधानमंडल। क्या होने वाला है ये भी हम समझा चुके हैं अभी आपको पहले। बताओ भाई क्या विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही उत्तर होने वाला है 91 नंबर का ऑप्शन सी, निम्न सदन और उच्च सदन। तो दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने सदन है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा कैसा सदन है? तो निम्न सदन। राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन। लोकसभा कैसा सदस्य सदन है? तो अस्थाई है, ये विघटित हो सकता है, और राज्यसभा विघटित नहीं हो सकती, इस वजह से स्थायी सदन है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 92 की ओर। 92 में क्या पूछा गया? राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन ए 2 वर्ष का, ऑप्शन बी 4 वर्ष का, ऑप्शन सी 5 वर्ष का या ऑप्शन डी 6 वर्ष का। बताओ भाई इसका सही उत्तर क्या होगा? हाँ बिल्कुल ठीक है, सही बता रहे, इतना कठिन नहीं था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका 6 वर्ष। 6 वर्ष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए जनता के द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा या ऑप्शन डी विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों द्वारा। बताओ भाई किसके द्वारा? क्या इसमें सही विकल्प होगा प्रश्न नंबर 93 में? एकदम सही है, विधानसभा के चुने हुए सदस्य क्या चुनते हैं? राज्यसभा के सदस्यों को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। जनता का सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? पहले लोकसभा का नाम क्या था? जनता का सदन। इसका नाम कब बदलकर लोकसभा किया गया? क्या 1954 को, क्या 1964 को, क्या 1974 को, क्या 1984 को? ये है इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो बताओ भाई कब किया गया था? प्रश्न नंबर 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है 1954 को। ठीक है, ऑप्शन ए
लोकसभा का नाम जो पहले था जनता का सदन था और इसका नाम चेंज करके लोकसभा कब रखा गया, तो 1954 को। बढ़ते हैं हम लोग आगे। प्रश्न नंबर 95, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने आपको पहला ही प्रश्न इस स्लाइड का, इस क्लास का पहला प्रश्न यही था, तो उत्तर आ जाएगा जीवी मावलंकर जी। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, हाँ सही तो है, जीवी मावलंकर जी। 95 का अगर बात की जाए तो सही है, जीवी मावलंकर जी। प्रश्न नंबर 96, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकारों का उल्लेख है? कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा 6। तो वर्तमान में कितने? 6 मूल अधिकार हैं। अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, तो 7 मूल अधिकार थे। कौन सा हट गया सर? तो संपत्ति का अधिकार, ये मूल अधिकार से हटके पहुंच गया कानूनी अधिकार। और कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 300 का। ठीक, अनुच्छेद 300 का। सर ये पहले कौन से अनुच्छेद में था? तो अनुच्छेद ये था आर्टिकल 31 या अनुच्छेद 31 में ये पढ़ने को मिलता था। पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 97। 97 में क्या है? न्यायालय में जाने का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। न्यायालय में जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताओ भाई। प्रश्न नंबर 97 का अभी बता चुके, किसमें? अनुच्छेद 32 में। ठीक है, या फिर अनुच्छेद 139 या फिर अनुच्छेद 226। यहाँ केवल न्यायालय की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए और हाई कोर्ट में जाने के लिए। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 98 पे। 98 में क्या है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? कौन से अनुच्छेद से लेके कौन से अनुच्छेद तक समानता का अधिकार या राइट टू इक्वेलिटी है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 17 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 से 22 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 से 25 तक। बताओ भाई इसका सही विकल्प क्या होगा? हाँ, इसमें कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं होना चाहिए। क्या है? बी ऑप्शन, अनुच्छेद 14 से 18 तक। काय की बात की गई? तो समानता के अधिकार की। देखते हैं 99 नंबर प्रश्न 99। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अधिकार के अंतर्गत आती है? अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता कौन से अधिकार के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन ए है क्या समानता के अधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार या ऑप्शन डी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो किस अधिकार के तहत हम लोग बोलते हैं? तो याद रहना चाहिए, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। हम लोगों को स्वतंत्रता है अपनी बात को रखने की और कहने की। इसी के तहत आती है भारत की क्या? मीडिया या प्रेस। उसी के तहत में भारत की मीडिया बोलती है। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो बात की जाए स्वतंत्रता का अधिकार तो 19 से लेके 22 तक। ठीक, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न जो है, फिर हम लोग मिलेंगे अपनी अगली कोई या हिस्ट्री या जियोग्राफी की मैराथन को लेके। आज की क्लास का जो अंतिम सवाल है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी अध्यक्ष या ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। भाई कौन होता है? देश का तो आपको पता ही है राष्ट्रपति, वैसे ही राज्य का कौन होगा? तो राज्यपाल या इनको बोलते हैं गवर्नर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो बड़ी मेहनत लगती है, आप समझ सकते हो। मैराथन क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपसे हम बस इतनी ही उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, चैनल को प्रॉपर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि प्रॉपर आपको कंप्लीट सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का देखने को मिलेगा। क्वालिटी अपनी कंप्लीट होने ही वाली है। अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? तो इसकी पिछली क्लासें देख सकते हैं। बाकी इससे बाहर शायद ही कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एनटीपीसी के एग्जाम में। आई होप हमारी क्लास में आपको मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और
वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो आपके जरूरतमंद साथी हैं उन तक ये पॉलिटी की मैराथन क्लास पहुंचाइएगा। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।